अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्यूज़ एक्सप्रेस देखने वाले तमाम नाज़रीन को हम अपने इस चैनल में खैर मकदम करते हैं। जिस तरह से हम सभी को मालूम है कि 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत और ख़ास करके जम्मू कश्मीर के जो रियासती दर्जे को लिया गया था और उसके बाद जम्मू कश्मीर को खिता मरकज़ी खिता यानी कि यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया था और जिसके बाद जितने भी अपोजिशन जमातें हैं या जम्मू कश्मीर की अवाम है, उनकी जानिब से इस फैसला को लेकर सख्त अल्फाज में मज़म्मत की जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट में अपोजिशन जमातों की जानिब से आज जो अर्ज़ी दायर की गई है कि जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को वापस दिया जाए और यहाँ के रियासती दर्जे को भी बहाल किया जाए। बहरहाल इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ एमएलए हवेली और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के ज़िला सदर शाह मोहम्मद तांतरे साहब। तो चलिए हम सीधा बात करते हैं शाह मोहम्मद तांतरे साहब से। जी शाह साहब, सबसे पहले हम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करते हैं आपके चैनल में। शुक्रिया अमीन साहब। अगर हम हालिया दिनों की बात करें, जो कुछ बयानात सामने आए हैं फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की जानिब से या उमर अब्दुल्ला साहब की जानिब से या महबूबा मुफ्ती साहिबा की जानिब से कि वो जब तक जम्मू कश्मीर के जो रियासती दर्जे को बहाल नहीं किया जाएगा, वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। तो इन सब को लेकर आप किस तरीके से अपने ख़यालात पेश करेंगे? जी हाँ, मैंने भी ये सुना है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने ये फरमाया कि वो ही इज़ नॉट गोइंग टू कंटेस्ट द फोर्थकमिंग असेंबली इलेक्शंस। मैंने भी सुना, मुझे ये अच्छा भी लगा। आई कंसिडर हिम एज़ ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग। बहुत ही अच्छे इंसान हैं उमर अब्दुल्ला साहब, बड़े अच्छे लीडर हैं हमारे। मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे 370-35 ए को यहाँ से उड़ाया गया, उसके लिए अगर उसकी बैकग्राउंड अमीन साहब देखें तो उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी को तो मौत इल्ज़ाम ठहराना पड़ेगा हमें। ख़ासकर मैं ये समझता हूँ कि सेंटर में जो हमारी क़यादत रही जम्मू कश्मीर की 50 साल या 40 साल इक़्तिदार में, या यहाँ पे इक़्तिदार में रही, तो ये तो उनको इख़लाक़ी तौर पे मानना चाहिए कि उनकी बेहिस्सी की वजह से ऐसा हुआ। अगर वो इस चीज़ से बाख़बर थे कि ये टेम्परेरी है तो उसको ठीक कर सकते थे। ऐसे हालात बने थे जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी ने ये कहा था कि स्काई इज़ द लिमिट, उस वक़्त वो कुछ भी देने को तैयार थे। तो ये बेहिस्सी की गई, तो अगर इख़लाक़ी तौर पे वो कोई अपना इसको मान लेते हैं कि हमसे ये गलती हुई है, तो ये तो इंसानियत की बहुत बड़ी महराज है। दूसरा, मैं आपसे ये कहूँगा कि हालात ऐसे हुए जब ये एब्रप्टली इसको ख़त्म किया गया 370 को, ये हम नहीं समझ रहे थे कि यहाँ पे स्टेट को भी हमसे उसको दर्जा भी छीन लिया जाएगा, 370 को भी उड़ाया जाए 35 से। बहरहाल वो एक बड़ा ही तारीख़ तरीन दौर था हमारी रियासत के लिए। तो उस वक़्त ऐसी गैर यकीनी हालत थी, बहुत परेशान कुन हालत थी, कोई राब्ता नहीं था, कोई ज़ाब्ता नहीं था, अवाम परेशान थी। तो उस वक़्त एक मर्द मैदान की तरह सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब आगे आए और उन्होंने जाकर ये जो कुछ मसाइल थे, कुछ परेशानियाँ थी, अब एक बहुत बड़ा ह्यूज डेपुटेशन लेकर वो प्राइम मिनिस्टर के पास गए और उनसे ये कहा कि जो ग्राउंड की रियलिटी क्या है, कहाँ पे कैसे परेशानियाँ हैं, तो उसको दूर करने की उन्होंने कोशिश की। तो उस वक़्त भी कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं था, तो हम उनको मर्द मैदान ही मानेंगे, तो वो आगे बढ़े। अब उसमें बड़ी वो हुई, उस क्रिटिसाइज़ करने वाले हमारे रियासत में एक ही चीज़ कहते हैं, जी वो मरकज़ से मिले हैं, तो उन्होंने ऐसे किया। तो ये मैं ये समझता हूँ कि उस वक़्त अगर वो ना होते, डोमिसाइल के तल्लुक से जो सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब ने स्टेप लिया, जो कुछ लोगों को बंद किया जा रहा था उसके लिए उन्होंने प्लीड किया। उसके बाद डोमिसाइल के अलावा जो हमारे बच्चों के रोज़गार के तल्लुक से जो था, जब उन्होंने एक बहुत बड़ा रेपुटेशन हेडेड बाय सो मेनी एमएलएज़ लेकर गए, तो उनको पता चला कि भाई हाँ, ये नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, इनको दूर किया जाए, और दूर करवाया भी। तो मैं समझता हूँ सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब ने जो काम किया, लोग उसको देख रहे थे। हम कुछ भी कहें, अभी तो यहाँ पे अमीन साहब ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक ही इल्ज़ाम, बड़ा आसान सा इल्ज़ाम है, जैसे पीडीपी पे 2014 से पहले लगाया जा रहा था कि वो जी रॉ की वो पैदावार है, बीजेपी ने उसको खड़ा किया है, अडवाणी जी की जमात है। तो अब जो कि मकबूलियत बढ़ रही है सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब की, जो हर दिल अज़ीज़ शख्सियत है, जो उनका एक तदब्बर है, जो उनका उसले इखलाक है, जो गर्विदा कर लेता है हर इंसान को जो भी उनसे मिलता है, तो उसमें ये कहा गया बी टीम है जी अब ये बीजेपी की। तो मैं उसमें ये समझता हूँ, मैं कहना भी चाहता हूँ, देखिए सो फार एज़ इंडिया एज़ ए होल इज़ कंसर्न्ड, तो इस वक़्त तो इंडिया में ए टीम आप बीजेपी की मान के चले ना, जो 120 करोड़ लोगों की क़यादत कर रही है, और उसके बाद जितनी जमातें हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस, इंक्लूडिंग ममता बनर्जी जी की जमात है, या आम आदमी पार्टी है, जितनी भी पार्टियाँ आप हैं, वो तो बी टीम है। ए टीम का मतलब है जो इक़्तिदार में आए। तो ये तो एक इल्ज़ाम लगते रहते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरह से तगो-दो कर रहे हैं सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब,
तो ये एक बहुत बड़ी बात है और वो इलेक्शन ना लड़े तो उसमें भी बड़ी बात है ये। मैं उसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा इसमें मिलाना चाहता हूँ मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। अमीन साहब मैं पहले भी मीडिया में ये बात कह चुका हूँ कि सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब कोई तारीफ़ के वो मोहताज नहीं है, तारीफ़ के मोहताज भी नहीं है। उन्होंने आपने जैसे पहले फरमाया कि जब वो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर बने, तो उस वक़्त जो मैग्नीमाइज़ेशन के रूल्स उन्होंने अडॉप्ट किए, जो एक यूनिक सिस्टम का हमने 70 मैग्नीमाइज़ेशन, उसके बाद ठेकेदार को ये दे वर मेड रिस्पॉन्सिबल कि 3 साल में जब भी कहीं इसमें कोई नुक्स पड़ेगा तो उसकी ज़िम्मेदारी ठेकेदार की होगी। तो आप आज देख रहे हैं उसके बाद भी तो मैग्नीमाइज़ेशन हुई है, रात को पड़ती है, सुबह उड़ जाती है। लेकिन जो सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब ने मैग्नीमाइज़ेशन की थी वो अभी भी मौजूद है। वो बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है वहाँ पे। तो उसके बाद जब वो एजुकेशन मिनिस्टर बने तो उन्होंने वहाँ जाके भी अपनी स्किल पेश की। उन्होंने एक प्रपोज़ल रखा कैबिनेट के आगे कि जितनी भी हमारी स्कूल बिल्डिंग्स हैं, वेदर इट इज़ मिडल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, तो जिन्होंने भी लैंड डोनेट की है, जिनकी ज़मीन में वो स्कूल्स बने हैं, उनका एक-एक चौकीदार यहाँ पे लगाया जाए ताकि वो जो लुक आफ्टर भी करेगा। तो उससे कोई 1 लाख के लगभग जो रोज़गार मिलने जा रहा था, द कैबिनेट हैड अप्रूव्ड इट और ये प्रोसेस में था। अगर हमारी गवर्नमेंट 5-6 महीने रहती तो 1 लाख बच्चों को रोज़गार उस वक़्त मिल सकता था। लेकिन वो शौमिया किस्मत की हुकूमत जाती रही। तो उसके बाद आप समझे कि जब मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, मरहूम मगफूर, उन्होंने ही इस हीरे को ढूँढा था, उन्होंने ही तलाश किया था और जब मैं भी एमएलए बना था और हमें भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उस वक़्त भी मुफ्ती साहब ये फरमाया करते थे कि अल्ताफ़ बुखारी साहब आएँगे तो उनसे हम बात करेंगे। और फिर हमारी किस्मत थी, खुशकिस्मती थी कि पुंछ के वो चेयरमैन बने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के, तो उसमें जाकर फिर हमें पता चला उनकी स्किल का। और एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि ये तो मैं इस वक़्त उमर अब्दुल्ला साहब को, फारूक अब्दुल्ला साहब को या गुलाम नबी आज़ाद साहब को या महबूबा मुफ्ती साहब को ये कहना चाहूँगा, अनसर्टेनिटी है इस वक़्त। एक इलेक्शन यू आर गोइंग टू कंटेस्ट इलेक्शन, वो भी यूटी में। आप सब स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो एक मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 2018 जुलाई में एक मूव चला था एंड इट वाज़ डिसाइडेड यूनानिमसली जब व्हेन आज़ाद साहब वाज़ सिटिंग, फारूक अब्दुल्ला साहब वाज़ सिटिंग, उमर अब्दुल्ला साहब एंड महबूबा मुफ्ती जी, तो उनमें वहाँ पे कोalition का मूव चला था और ये जाके प्रोसेस में भी हुआ था। इसका लेटर भी गवर्नर को गया था कि कांग्रेस, पीडीपी और एनसी तीनों कोalition गवर्नमेंट बना रही है और यूनानिमसली ये फैसला किया गया था कि तीनों जमातों को इकट्ठे लेकर चलने का जो जो अहलियत है वो सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब है। तो ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है कि चारों लीडर्स ने साइन किया था और गवर्नर को भेजा था कि ये जो कोalition बने और हेडेड बाय अल्ताफ़ बुखारी साहब। तो ये उनकी स्किल है, इसके उनकी काबिलियत का लोहा चारों हमारे स्टेट लीडर्स मनवा चुके हैं, मान चुके हैं। और उसके बाद मेरा ख्याल है 75 साल की तारीख में ये पहली बार हुआ था कि हमारी स्टेट की पूरी क़यादत एक आदमी की लीडरशिप पे पूरा-पूरा भरोसा करती है। नंबर 1 तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जब 2017-18 में, 16 में जब हमारी असेंबली चल रही थी, उस वक़्त उस असेंबली के अपोज़िशन लीडर जो थे वो उमर अब्दुल्ला साहब थे। तो उन्होंने उस वक़्त मैं भी बिकॉज़ आई वाज़ आल्सो सिटिंग देयर बीइंग मेरे यहाँ पर पुंछ। तो ये एक तारीख़ी अल्फ़ाज़ है और रिकॉर्डेड है, ये भी तारीख़ का एक हिस्सा है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने फरमाया था कि एज़ अपोज़िशन लीडर मेरा दिल करता है कि मैं डेस्क पर जाऊँ और सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब को सलाम करूँ, पेश करूँ, उनको सैल्यूट करूँ कि जिस तरह से उन्होंने सभी जमातों को, सभी अशख़ास को लेकर चले हैं, जिस तरह से मिनिस्ट्री में उन्होंने डिलीवर किया है, तो दैट इज़ मार्वेलस, यूनिक और रेयरेस्ट ऑफ रेयर। तो उन्होंने कहा था ऐसा इस तरह से काम करना चाहिए। अगर इतनी क़यादत है, अनसर्टेनिटी है, तो इस वक़्त भी तो वो जो उन्होंने कहा था वो इस वक़्त भी हो सकता है। आज़ाद साहब ये सब मिलकर एक ऐसी गवर्नमेंट बनाएँ जिसको हेड करें सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब, तो एक हमारी स्टेट जो पटरी से उतर गई थी, वो फिर उस पे तरक्की की इशारा से जुड़ सकती है। अच्छा साहब, ये भी जानना चाहूँगा जिस तरीके से आपने बताया कि अपने दौर इक़्तिदार में जहाँ पीडीपी और बीजेपी की मुश्तरका तौर पर हुकूमत थी और दौर इक़्तिदार में अल्ताफ़ बुखारी साहब ने किस तरीके से अपनी कारकर्दगी और फ़राइज़ को अंजाम दिया था और जिसको अवाम आज भी जो है याद कर रही है। यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर जानना चाहूँगा कि हालिया दिनों की बात करें तो तकरीबन मेरे ख़्याल से 12 नवंबर को जो है श्रीनगर में अल्ताफ़ बुखारी साहब की एक रैली मुनक्किद हुई थी जिसमें हज़ारों की तादाद में जो अवाम का हुजूम देखने को मिला था और वहाँ पे अवाम की जानिब से जो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी और अल्ताफ़ बुखारी साहब के जो अवामी रैली से खिताब करते वक़्त जो अल्फ़ाज़ वहाँ पे इस्तेमाल किए गए थे, उनको लेकर अवाम में काफ़ी खुशी पाई जा रही थी। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले वक़्त में अगर जम्मू कश्मीर के जो हालात बने हुए हैं, अगर अल्ताफ़ बुखारी साहब को अवाम अपना
जो है एक नया चेहरा के तौर पर उनको सामने लाती है, तो क्या लगता है जम्मू की तामीर और तरक्की में कितना जो है सुधार होगा? कि बहुत कम लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में कि क्या पुंज या रेस्ट जम्मू कश्मीर को इस वक्त एक ऐसा लीडर मिला है। ये एक मैं हकीकत बता रहा हूँ, इसको आप पता भी कर सकते हैं कि जिनके पास ये रिकॉर्ड है कि सैयद बुखारी साहब ने आज तक कभी एक भी झूठ नहीं बोला है, कभी भी झूठ नहीं बोला है। ये सब उनके साथी करीबी लोग जानते हैं, सौ मसलात के पाबंद हैं। और दूसरी बात ये भी है कि हस्ब नस्ब के ताल्लुक से भी आले रसूल हैं, जिनके लिए हमारे दिल में ये एहतराम है कि क़यामत तक हमारी जो सरदारी का झंडा है वो आले रसूल के पास ही रहेगा। वो भी एक इज़्ज़त एहतराम के काबिल हैं। एक साफ़ और शफ़ाफ़ शख्सियत रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को मिली है, तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि आप ये समझें कि एक ऐसी क़यादत मिली है कि जब वो मिनिस्टर बने, तो ये होता है अमीन साहब के ये जो वहाँ पे चाय-वाय के लवाज़मात होते हैं, सेक्रेटेरिएट में मिनिस्ट्री कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर हो, तो उसकी जो एंटरटेनमेंट होती है, उसकी गवर्नमेंट वो खर्चे बर्दाश्त करता है, 1 लाख के लगभग महीने का होता है। तो ये 1947 के बाद पहले मिनिस्टर हैं जिन्हें वो कबूल नहीं किया, बल्कि उनके घर से खर्चा आ रहा था। वो अपने घर से 1 लाख रुपया जो चाय वगैरह जो रिटायरमेंट है वो देते थे, गरीबों की मदद करते। तो उनको तो ये उनके वालिद मोहतरम का हुक्म था, उनको ज़रूरत नहीं थी सियासत में। ये तो उनके वालिद मोहतरम जो एक अज़ीम शख्सियत थे, तो उनका उनका था कि आप खिदमत खलक करें। ये एक शो उनको खिदमत खलक का शौक है और हुस्न अखलाक इतना है कि दैट इज़ ऑल्सो रेयरेस्ट ऑफ रेयर। मैं भी सभी लोगों से मिला हूँ, सभी लीडरों से मिलने का मुझे भी अल्लाह ताला ने मुझे भी इत्फ़ाक़ हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी शख्सियत मैं कम से कम मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है, जो हुस्न अखलाक में, जो इंसानियत में, जो इंसान दोस्ती में, जिसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। वो उसका बरमला इज़हार उमर अब्दुल्ला साहब फरमा चुके हैं पहली असेंबली में कि दैट इज़ रेयरेस्ट ऑफ रेयर। तो मैं समझता हूँ कि आपने ये फरमाया कि जो बराग को जो जलसा हुआ, वो तो एक तारीख साज़ जलसा था। उसमें तो हैरान हो गए लोग इस वक़्त, जब इस वक़्त के जो गैर यकीनी की हालत है, लोग बाहर सियासत को छोड़ चुके हैं। लेकिन जब सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब की कॉल हुई, तो ये एक ऐसा तारीख साज़ जलसा बन गया कि कहते हैं कि जब 2005 में मुफ्ती साहब ने बहुत बड़ी कोशिश की थी, हिंद पाक की आपस में बहुत बड़ी उस वक़्त रस्साकशी की हालत थी, तो उस वक़्त अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुलाया था। तो वो बहुत बड़ा जलसा था, उससे भी ये जलसा कहते हैं बहुत बड़ा है और पिछले 30-40 साल में इतनी बड़ी गैदरिंग नहीं देखी गई है। तो ये उस कमाल है उस हकीकत का, आम इंसान सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब जो जुड़ रहे हैं और पहले ही मैंने कहा है कि सच्चे इंसान ने झूठ नहीं बोला। उन्होंने पहले ही कहा कि अगर गवर्नमेंट मिलती है उनको, तो 500 यूनिट सभी लोगों को बिजली मुफ्त मिलेगी। उसके बाद जो पेंशन है ओल्ड एज पेंशन, बुज़ुर्गों को मिलती है 1000 रुपए, उन्होंने कहा फ़ौरन उसको 5000 रुपए कर देंगे पर मंथ। और उसके बाद उन्होंने ये फरमाया कि जो शादियों के लिए 50,000 रुपए का प्रोविज़न दिया गया है मैरिज असिस्टेंस के ताल्लुक से, तो उन्होंने कहा उसको ये इंश्योर करेंगे कि 1 लाख रुपया मिले और वो भी इंश्योर करेंगे कि वो शादी से पहले मिले। तो ये उनके इंसेंटिव्स हैं, वो अवाम की बेहतरी के लिए सोचते हैं और अवाम से मैं गुज़ारिश करूँगा और ख़वास से भी गुज़ारिश करूँगा कि रियासत की गैर यकीनी हालत से इसको निकलने के लिए ये हमारे लिए सबसे बेहतर होगा कि हम सभी लोग मिलकर अबव पार्टी पॉलिटिक्स सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब की जो क़यादत है, जो उनकी शख्सियत है, उसका फ़ायदा उठाएँ और उनके हाथों को मज़बूत करें। शाह साहब ये भी जानना चाहूँगा आखिर में जिस तरीके से सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब के बारे में आपने पूरी तफ़सीलन जो जानकारी दी, किस तरीके से उन्होंने अवाम की खिदमत अलग करने में जो अपना बेशतर वक़्त गुज़ारा और किस तरीके से अपनी ईमानदारी और वफ़ादारी से अवाम की उम्मीदों पर वो खरा उतरे। लेकिन इस वक़्त जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, अवाम चाहती है कि कोई नुमाइंदा, कोई नया चेहरा आए जो अवाम की नुमाइंदगी करे। लेकिन दूसरी जानिब जिस तरीके से मुस्लिम जमातों की जानिब से बयानात आ रहे हैं कि जब तक जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को बहाल नहीं किया जाएगा, तब तक वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर इसी तरीके से ये चलता रहा और आने वाले और 2-3 साल इंतखाबात ना हुए, तो अवाम को आपको नहीं लगता है कि काफ़ी नुकसानात झेलने पड़ सकते हैं? सर, ये समझता हूँ हर चीज़ के मेरिट्स भी होते हैं, डिमेरिट्स भी होते हैं। कभी भी मुमकिन नहीं है जमहूरी निज़ाम में जब तक आपकी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ना हों, तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। जिनको जो प्रायोरिटी फिक्स करते हैं, जमहूरियत में तो उसके बगैर मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं, जब ये गवर्नमेंट ये जो असेंबली को डिसॉल्व किया गया, गवर्नर रूल लगा, तो कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं जो अगर गवर्नमेंट होती तो नहीं बन सकता था ये। एक तो जो 3 टायर सिस्टम पंचायत का है, उसको इम्प्लीमेंट किया गया ग्राउंड पे। अगर ये गवर्नमेंटें होती तो उनकी बस में नहीं था, वो काफ़ी मुश्किलात उनको आ रही थी। उसके बाद जो इस वक़्त रिक्रूटमेंट में गवर्नर साहब कोशिश कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी आए रिक्रूटमेंट में,
मेरिट पे चले, उसमें करप्शन दूर हो जाए, उसके भी अच्छे रिजल्ट्स निकलना शुरू हो गए हैं। अभी क्लास 4th के आपने देखा इन सब के जो लिस्ट रिलीज़ हुई है, उसमें ऐसे-ऐसे गरीब बच्चे सेलेक्ट हुए जिनका जो बेचारे सोच भी नहीं सकते थे कि हमें भी कोई सेलेक्ट करेगा। तो ये एक अच्छा कदम है। लेकिन जहाँ तक डेमोक्रेटिक सेटअप में जब तक आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आपके ना हों तो नहीं, मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है ये होना। तो मैं ये समझता हूँ, मुझे ये उम्मीद है कि मोदी जी मुझे ये उम्मीद है कि जैसे उन्होंने काफ़ी इंसेंटिव्स लिए हैं, जो इम्बैलेंसेस हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे जो हैं उन्होंने ये फरमाया था कि किसी भी वक़्त हमारे प्रधानमंत्री साहब जो हैं वो रियासत का दर्जा वापस दे सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन से पहले जैसे हमारे सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब ने, हमारी हम जमात ने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ये प्रोटेस्ट भी किया था, रिक्वेस्ट भी की थी सेंटर से कि वो स्टेट को वापस दें उसका दर्जा, फिर उसके बाद इलेक्शन करवाएँ। तो ये अगर मोदी जी करें तो ये और बड़ी बात होगी, चूँकि अब मोदी जी को ये भी करना है कि अब हमें ऐसे और इसको अपनी रियासत को उठाना है, क्योंकि जो इस वक़्त हमारे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि यहाँ पे जो तरक्की के नाम पर, आज़ादी के नाम पर, इज़्ज़त के नाम पर, इज़्ज़त-ए-नफ्स के नाम पर इतना अच्छा माहौल बना हुआ है कि वो भी हमारे साथ हिस्सा हमारे से मिल जाएँ। अब जो पाकिस्तान में हालात हैं, उसमें यही लगता है कि हमारी जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वो भी हमारे वापस हमारे अपनी रियासत के साथ मिल जाए, तो ये और बड़ी बात होगी। उसके लिए ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर उठाए जाएँ, रियासत का दर्जा फौरी तौर पर वापस दिया जाए, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाए जाएँ। तो मुझे लगता है कि और सबसे बड़ी बात है बेरोज़गार नौजवानों के लिए अच्छे उनको बाइज़ रोज़गार उनको मिले, उसके लिए मौका फ़राहम किए जाएँ। जो रिक्रूटमेंट है उसको स्पीड अप किया जाए। और उसके बाद एक और है कि हमारे जो कश्मीर के ऑफ़िसर्स हैं, चूँकि मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है, मुस्लिम ऑफ़िसर्स को भी स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे कलीदी ओहदे दिए जाएँ, उसका फुक़दान नज़र आ रहा है। और उसके बाद मैं ये भी कहूँगा, ये भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा कि हमारे खिताब पीर पंजाल के पुलिस ऑफ़िसर्स हों या बाकी केस ऑफ़िसर्स हों, उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। वो काबिलियत में किसी से कम नहीं है। तो हम चाहेंगे पुलिस में भी खिताब पीर पंजाल के पुलिस ऑफ़िसर्स को भी कलीदी ओहदों पे लगाया जाए और उनके जो बाकी केस ऑफ़िसर्स हैं उनको भी लगाया जाए, ताकि पता चले कि भाई हम सब मिल-जुल कर एक ऐसा गुलशन है हमारा ये भारत, जिसमें सभी मज़ाहिब के लोगों को आगे बढ़ने के पूरे-पूरे मौके हैं और हम कंधे से कंधा जोड़कर अपने मुल्क को और ऊँचा करना चाहते हैं। शाह साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त निकाला और हमारे साथ गुफ्तगू की। तो ये थे हमारे साथ साबिक़ अमल हवेली शाह मोहम्मद तांतरे साहब, जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के ज़िला सदर भी हैं, और जिस तरीके से इन्होंने तफ़सीलन बताया कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का मंशूर और अहम मकसद, क्योंकि सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब जो पीडीपी और बीजेपी की मुश्तरका तौर पर जब हुकूमत यहाँ पे इक़्तिदार में थी, तो उस वक़्त जो वज़ीर भी रह चुके हैं, और महकमा देही तरक्की और ख़ास करके महकमा तालीम में भी बाखूबी तरीके से अपने किरदार को निभाकर जो आवाम के दिलों में एक जगह बना चुके हैं, एक मकाम बना चुके हैं। और यही वजूहात है कि आज जिस तरीके से उन्होंने पीडीपी जमात से अलहदगी पसंद करके अपनी अलहदा से जो एक जमात बनाई है, और उस जमात में भी आज आप देखें कि हज़ारों की तादाद में आज जो दिन ब दिन जोग दर जोग जो है अवाम शमूलियत कर रही है, क्योंकि उनकी जो कारकर्दगी है और उनका जो काम करने का तरीका है, शायद अवाम के दिलों में वो बसा हुआ है, और यही वजूहात है कि अवाम कसीर तादाद में दिन ब दिन जो है उनकी पार्टी में शमूलियत कर रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक़्त में जो भी चेहरा जम्मू कश्मीर के लिए अवाम पसंद करेगी, जो मुंतखब करेगी, वो अवाम की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे, और ख़ास करके ये भी उम्मीद करेंगे कि मरकज़ी हुकूमत अब जल्द ही इस बात का फ़ैसला लेगी कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द जो इंतखाबात करवाए जाएँ। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से अवामी मसाइल की बात करें, आज आप देखें लोगों को पानी की किल्लत है, लोगों को सड़कों की खस्ताहाली है, लोगों की जो बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, हर लिहाज से जहाँ पे आवाम को परेशानियाँ आ रही हैं, उनके जो मुंतखब शुदा नुमाइंदगान अगर होते, तो वो उनसे अपनी जो है वो फरियाद, वो पुकार, वो मसाइल जो है उन तक पहुँचा पाते। लेकिन यहाँ पे वो निज़ाम ना होने की वजह से उन्हें जो है काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और आवाम जो है वो काफ़ी परेशान हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि मरकज़ी हुकूमत जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में जो इंतखाबात करवाएगी, और जम्मू कश्मीर में अवाम उन इंतखाबात में अपनी मर्ज़ी से अपने चुनिंदा नुमाइंदों को चुनेगी, जो आने वाले वक़्त में अवाम की नुमाइंदगी करेंगे, और ख़ास करके अवाम के जितने भी मसाइल हैं उनको हल करवाने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। तो आज की इस गुफ्तगू में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।